नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज दर्शकों, दिल्ली के जंतर मंतर से सुबह 7:30 बजे के आसपास जो तस्वीरें निकल कर आई, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हिसाब से या भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में लज्जित करने वाली बात है। आज जिस तरीके से एक भारत के मशहूर शिक्षाविद, पर्यावरणविद और समाज सेवी को दिल्ली पुलिस लेकर गई, हाई कोर्ट के आदेश के नाम पर, कि हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी चिकित्सीय जांच लगातार होती रहे और सफदरजंग हॉस्पिटल उनको लेकर जाया ले जाया गया, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका पर और सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। आज कहीं ना कहीं जनरल डायर की आत्मा भी शर्मा गई होगी और जंतर मंतर के ही बगल में बिरला हाउस में महात्मा गांधी बैठा करते थे, तमाम नेताओं से मुलाकात करते थे। तो आज इस गांधी के देश में गांधी भी शर्मिंदा होंगे कि ये कैसा लोकतंत्र हमने बना दिया। आज सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, क्या वही भारतीय लोकतंत्र की आने वाली परिपाटी बनने वाली है? आज जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, क्या इस देश में जो आंदोलनकारियों के देश के नाम से भी जाना जाता है, वो सही है? आज क्या सोनम वांगचुक के साथ हुआ, वो कानून सम्मत था? इन तमाम विषयों पर रोशनी डालेंगे और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है, रजनीश भास्कर जी हैं। आप वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी है और एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है। रजनीश भास्कर जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। रजनीश भास्कर जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि आपने भी वो विजुअल देखे होंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के 10-12 बॉडीगार्ड और हेल्दी बाउंसर टाइप लोग मंच पर चढ़ते हैं, सफेद चादर निकालते हैं, कैमरे को ब्लॉक करते हैं, फिर एक चादर में सोनम वांगचुक को डालते हैं। माफ कीजिएगा, शब्द थोड़ा हार्ड है, लेकिन जो दृश्य है वो यही है, और एम्बुलेंस में ले जाकर लिटाकर और अस्पताल ले जाते हैं। क्या लोकतंत्र में ये दमनकारी रवैया ठीक है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं सोनम वांगचुक जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और साथ ही साथ उनके साथ जो भी हमारे छात्रगण इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे एक अपनी मांग को लेके, जो इस लोकतंत्र की मांग है, एक एक व्यक्ति की मांग है जो उस भूख हड़ताल में बैठे नहीं है लेकिन देश के कोने कोने से इस तरह की मांगे कर रहे हैं, उन सबके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आज का जो मुद्दा है वो किसी व्यक्ति विशेष और वांछुक का नहीं है, बल्कि जी लोकतंत्र, छात्रों के भविष्य और सरकार की जवाबदेही का है। जब एक जी ऐसा व्यक्ति, वो सोनम वांगचुक, जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित किया हो, उसे अपनी बात मनाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करनी पड़े, तो यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। जैसे कि आपने बता ही दिया अपने दर्शकों को कि सोनम वांगचुक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको बिल्कुल। रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का जी नोबेल प्राइज भी कहते हैं, वो मिल चुका जी है अपने कामों के लिए। लद्दाख के जाने माने इंजीनियर और शिक्षाविद और पर्यावरणविद हैं और उनके कामों को दुनिया ने सराहा। जो सेकमॉल जैसी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की, आइस सेतुपा बनाया। तो ऐसे व्यक्ति को, और जो हम लोग बहुत चर्चित 3 इडियट फिल्म देखते हैं जिसमें हमें फुनसुक वांगसू को दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं जी इनके जीवन, उनके कार्यों को के आधार पे ही वो फिल्म प्रभावित था, बनाया गया था। जी ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार से आज सुबह उठा के दिल्ली पुलिस ने, सरकार के, निसंदेह दिल्ली पुलिस और पुलिस प्रशासन कुछ तभी करती है जब उसे राजनीतिक राजनेताओं के आदेश आते हैं, अदरवाइज नहीं जी होती। और आज जो सबसे बड़ी समस्या, जो मुझे लगता है आज पूरे देश को सोचने की जरूरत है, कि सोनम वांगचुक की पहचान किसी राजनीतिक दल से नहीं है, बल्कि उनके जी कामों से है। आप उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के नहीं दे सकते। आज जी उनका अनशन का 21वां दिन था, उनकी जी तबीयत बिगड़ी और उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। सरकार का यह कहना है कि डॉक्टरों की सलाह पे उनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया गया। यदि जी वास्तव में स्वास्थ्य गंभीर था तो चिकित्सा देना सरकार का तो खैर कर्तव्य है, लेकिन जी असली सवाल यह है
कि क्या 20 दिनों तक सरकार ने गंभीर संवाद करने की कोशिश की। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, उनके साथ कई छात्र भी उसी मंच पे भूख हड़ताल पे हैं। बड़े बड़े जितने भी विपक्ष के नेता हैं पूरे हिंदुस्तान क्रॉस दी पार्टी लाइन, सभी लोगों ने जाके उनके मांगों को समर्थन अपना दिया। सारा विपक्ष एक है इस मामले में। लेकिन क्या हुआ, सवाल ये उठता है कि क्या बातचीत समय पे हुई? क्या जो मुद्दे उन्होंने, सोनम वांगचुक ने जिस मुद्दे पे छात्रों ने आंदोलन किया, सोनम वांगचुक उसके फिर उसमें जुड़े, और आज वो जिस मुद्दे को लेके, पेपर लीक के मुद्दे को, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के मुद्दे को लेके, यदि वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही तो उसमें बुराई क्या है? पहले तो हमने देखा है, कई सालों में आपने भी देखा है कि नैतिकता के आधार पे यदि कोई इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे रेलवे की दुर्घटना होती हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में, तो उसके जो मुखिया होते हैं वो माननीय मंत्री ही माने जाते हैं, और नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा देते रहे सभी पार्टियों में। लेकिन ऐसी क्या विडंबना है कि पूरा देश जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये मांग रखा है, लेकिन सरकार के कानों में जुए नहीं जा रही है, उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना नहीं जा रहा है। तो और जो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण अनशन आखिरी विकल्प होना चाहिए था, वो विकल्प भी इन लोगों ने अब अपने दौर पे किया है। तो मुझे लगता है जो आज हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह की घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, और इससे देश की छवि विदेशों में भी, भारतीय लोकतंत्र की छवि विदेशों में भी कहीं ना कहीं खराब हो रही होगी। जी। रजनीश सर, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमने इस देश में कई आंदोलन, तो जब से मैंने होश संभाला है तो अन्ना आंदोलन मुझे याद है। तो मैं उसी के संदर्भ में और उसी का रेफरेंस लेते हुए प्रश्न करूंगा आपसे कि अन्ना आंदोलन में भी अन्ना हजारे जब अपने 9वें 10वें दिन के आंदोलन में पहुंचे, हालांकि उम्र का फर्क था, तो भी मेडिकल टीम साथी थी, तो मंच पर ही सारे जांच कर लेती थी, और अगर कुछ हुआ तो मंच के पीछे ही एक ऐसा सेक्शन बना था कि उसके वहां पे जाकर जांच हो गई। मतलब आप एक अधिवक्ता के तौर पर, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर, जो आज कार्रवाई हुई वो क्या कानून सम्मत मानते हैं, और उसकी जरूरत थी क्या सर? वहां पे भी देखिए, मैं तो चेक हो सकता था ना सर? बिल्कुल आपकी बातें में बिल्कुल दम है, और ये सच्चाई भी है। ये आंदोलन कोई पहली बार इस तरह के भूख हड़ताल नहीं हुए हैं। कई मुद्दों को लेके, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, तो पीछे वर्षों में कई बार इस तरह के अनशन की व्यवस्थाएं कई राज्यों में भी हुए हैं, केंद्रीय स्तर पे भी हुए हैं, और डॉक्टर्स आते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक जाने माने चेहरे को, जिनको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सोनम वांगचुक हैं, ऐसे व्यक्ति से सरकार को जहां गंभीरता पूर्वक बात करना चाहिए, लेकिन उन्हें पकड़ के जिस तरह से हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो सवाल ये उठता है कि आज देश में क्या है। आज देश में एक प्रवृत्ति बनती जा रही है कि जो सरकार से असहमति जताता है उसे तुरंत किसी न किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। लेकिन लोकतंत्र में असहमति दुश्मनी नहीं होती है। फिर आप सरकार को विरोध सुनना चाहिए, कहीं से भी आए। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 21 दिनों से ये छात्र और सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनसे सार्थक बात करने के लिए आज तक सरकार के नुमाइंदे या शिक्षा मंत्री को हमने तो टीवी पे नहीं देखा, और ना समाचार पत्रों में सुना कि उन्होंने अपनी कोई पहल की और इस मुद्दे पे बात करने का प्रयास किया। यदि सरकार पहले बातचीत करती तो शायद आज ये अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आती। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो काम किया गया है किसी की जान बचाना, जो आपने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर थे, डॉक्टरों का कहना था स्थिति बिगड़ रही है, कि गलत है। यदि डॉक्टरों ने स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर खतरा बताया तो अस्पताल ले जाना उचित हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में केवल अंतिम कदम नहीं, उससे पहले की पूरी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। सवाल यह है कि बातचीत कब और कितनी गंभीरता से हुई। समाज, सरकार ने इस आंदोलन को और सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद की मांग को कितनी गंभीरता से सोचा, उस पर विचार किया, अपने प्रतिनिधि भेजे बात करने के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत सारी खामियां आती है जो भारतीय लोकतंत्र और देश हित में नहीं है, और इसकी आलोचनाएं न केवल देशवासी करते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि विदेशों में भी जब ये वहां के समाचार पत्रों में जाएंगे
तो इससे देश के लोकतंत्र की छवि खराब होगी। हाँ और सर जिस तरीके से ले जाया गया वो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अंग्रेजों के शासन में, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन अंग्रेजों के शासन में हम पहुंच गए हैं और और एक आंदोलनकारी को ले जाया जा रहा है। ऐसा ही हमने महिला पहलवानों के समय भी देखा जब वो जंतर मंतर पर बैठी थी। सर आपको लगता है क्या एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि जो वर्तमान सरकार है एक तो जवाबदेही से बच रही है, जवाबदेही नहीं तय हो रही, क्योंकि उड़ीसा में भी देखा, बालासोर में आपको याद होगा इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, बहुत ज्यादा कुछ रेल मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। और वही हमें याद है कि नीतीश कुमार ने एक हादसा हुआ इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गोरखपुर में कितने बच्चे मारे गए थे सर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तब भी किसी तरह के इस्तीफे नहीं हुए। और कि धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो क्या सरकार राजनीतिक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं ले सकती थी? जवाबदेही आखिर क्यों नहीं तय हो रही सर इस सरकार में? आपसे दर्शक भी समझना चाहते हैं। कितने ही सोनम वांगचुकों को इस तरीके से दमनकारी रवैये से दबा दिया जाएगा? देखिए, आज के राजनेताओं में नैतिकता का पतन हो चुका है। हकीकत ये है, पहले के जो राजनेता हुआ करते थे वो देश के लिए काम ही नहीं करते थे। देश के लिए सभी लोग करना चाहते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी, वो इस तरह के इस्तीफे दिया करते थे जिनके उदाहरण दिए। लेकिन कुछ वर्षों में आपने देखा, चाहे आपने रेलवे का एग्जाम्पल दिया, ऑक्सीजन में डॉक्टर्स का दिया, अभी ये ईगो क्लेश की बातें आती है। सरकार को लगता है कि यदि हमने जनता की बातें मानी तो लगेंगे कि हम झुक गए, हमें इन्होंने झुका दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोकतंत्र में संवाद दमन से हमेशा भरा होता है, लेकिन जो ये सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दमनकारी नीतियों के तहत ये आंदोलन को दबाने का जो प्रयास होता है, वो हमेशा ही देश के लिए एक खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जो भी देश लोकतांत्रिक देश है, उस देशों में इस तरह की दमनकारी नीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि संवाद की नीति होनी चाहिए। विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत होती है। सरकार की असली परीक्षा विरोध को सुनने में होती है। किसी आंदोलन को राजनीति कह देने से उसके प्रश्न समाप्त नहीं होते हैं। सोनम वांगचुक की पहचान पुरस्कारों से नहीं, उनके कामों से है। भूख हड़ताल किसी की पहली पसंद नहीं है, वो आखिरी विकल्प होता है। मुझे नहीं पता कि सरकार इन चीजों को गंभीरता पूर्वक क्यों नहीं सोच रही है। यदि इस मुद्दे पे भी संवाद समय पे होता तो अस्पताल की नौबत नहीं आती, क्योंकि एक व्यक्ति सोनम वांगचुक और उनके साथ कई छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे है, तो ये बात तो जग जाहिर थी कि सरकार ने समय रहते इनसे बातचीत नहीं किया, इनको मांगों पे नहीं माने, तो कहीं ना कहीं वो दिन बदलेंगे। 2 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, 6 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 20 दिन होंगे। और फिर आप कल की डिबेट में भी आपने कहानी बताया था, सुना रहे थे, जो गंगा को लेके किए थे 150 दिन, उसके बाद उनकी जीडी मौत हो अग्रवाल गई। सर। जेडी अग्रवाल जी की मौत हो गई। तो ये तो होंगे, ये इन चीजों की है। जब सरकार इतना गंभीर है तो सरकार को आगे आके अपने प्रतिनिधि को भेज के, ये पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसा काम किया था, और आके बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। यदि मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति यदि इस्तीफा दे भी दे, तो क्या सरकार के पास ऐसे और कोई मंत्री नहीं है जो इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के अलावा, क्या वर्तमान सरकार के पास कोई और शिक्षा मंत्री नहीं हो सकते हैं? यदि सरकार चेंज करके किसी और लायक व्यक्ति को बना दे तो ये मुद्दे भी खत्म होंगे। कोई ये मांग तो नहीं है कि कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री ना हो, ऐसी मांग तो नहीं है। एक शिक्षा मंत्री जाएंगे, उनके उनके अलावा कोई और सरकार के अच्छे व्यक्ति जो जो शिक्षा को एक नई पहचान दे सके, इस तरह की जो पेपर लीक को रोकी जा सके, सही समय पे ये हो सके, जॉब क्रिएशन हो सके, तो शिक्षा को एक शिक्षा के माध्यम से किसी शिक्षाविद को लेके आए, तो मुझे करता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सरकार ने कहीं ना कहीं ईगो का विषय बना रखा है, कि यदि हमने शिक्षा मंत्री को बदला तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हम इनके सामने झुक गए। तो ये जो ईगो का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से, हालांकि सरकार कहीं ना कहीं अपनी गलतियां तो मान ही रही होंगी कि ये गलतियां हो रही है, और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो सरकार होती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो,
तो आरोप तो सरकार पे लगती है, जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ती है। लेकिन जो इस्तीफा नहीं हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ईगो का क्लेश आ रहा है, जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जी नैतिकता हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। सर, मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी पीछे वायरल हुआ। हम अपने देश के वैज्ञानिकों को क्या दे रहे हैं, और सोनम वांगचुक ने ही ये प्रश्न किया था कि इस देश ने मुझे क्या दिया। उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया कि वे स्विस एम्बेसी गए वीजा लेने, और वहां के ऑफिसर्स ने उनको पूरी एम्बेसी घुमाई और कहा कि आपसे हम वीजा की कोई फीस नहीं लेंगे, 1 महीने का फ्री वीजा दिया, और आपको हम वीजा दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन भारत देश के तौर पर हमने सोनम वांगचुक को क्या दिया? जेल दी, देश विरोधी नामों और धाराओं से सम्मानित किया। एक व्यक्ति जो अच्छी जिंदगी जी सकता था, क्योंकि उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री थे, और एक आप जानते हैं कि यहाँ विधायक किसी के पिता और चाचा हो जाए तो पुश्ते सुधर जाती है। पिता उनके कैबिनेट मंत्री थे। एक व्यक्ति ने देश चुना, लद्दाख चुना, देश के हित चुने, उसके साथ ऐसा कृत्य है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, और क्या वाकई आज लोकतंत्र का जंतर मंतर पर चीर हरण हुआ है क्या सर? देखिए, मैं बिल्कुल राकेश जी आपकी बात से सहमत हूँ। जो हुआ वो कतई भी नहीं कहा जा सकता है कि अच्छा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजें, जहां वो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार का यूज करके आमरण अनशन कर रहे थे, वहां पे जहां सरकार को अपनी बातें सुननी चाहिए थी और वहां नहीं सुनी गई। और जो उन्होंने सोनम वांगचुक के विषय में कहा, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि सोनम वांगचुक को मैग्सेसे अवार्ड मिला है, और ये जी अवार्ड किसी किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उन्होंने शिक्षा और पर्यावरण को लेके जो उन्होंने लद्दाख में काम किया और पूरी दुनिया को जो एक मैसेज दिया, वो खुद एक इंजीनियर है। तो जी उनके कामों की सराहना लिए ये देश के लिए गौरव की बात है कि आपको आपके देश के व्यक्ति को इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। और जिस व्यक्ति को इतना बड़ा अवार्ड मिला हो, उस व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाएं हो, इस तरह का आचरण हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकारें, दिक्कत क्या है कि सरकारें अपनी शक्ति विरोध को दबाकर नहीं, बल्कि विरोध को सुनकर साबित करनी चाहिए। आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं यार, सत्ता में आपकी ताकत है, आप किसी को भी उठा ले, कहीं पर भी नजर बंद कर दे। इससे पहले भी सोनम वांगचुक को कई महीनों तक जेल में रखा गया। अब आपको पता है, बड़ी मुश्किल से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया। और उसके बाद आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो आप जो आलोचक हैं उनसे मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए और उन समस्याओं का समाधान कीजिए। वो ताकत जी आप अपनी दिखाइए, सुनने की ताकत दिखाइए। लोकतंत्र में असहमति सुरक्षा का विषय नहीं, संवाद का विषय माना जाता है। यदि जी कोई असहमत है, किसी बात को लेके है, तो संवाद क्यों नहीं हो पा रहा है? तो जी जिस तरह से संवादहीनता है छात्रों और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के बीच। और पहले भी हम लोगों ने पुरानी तस्वीरें देखी कि धर्मेंद्र जी प्रधान जी जेएनयू भी जाते थे, छात्रों के साथ बैठ के ढाबे पे खाना भी खाया है उन्होंने, और जी कहा है कि छात्रों के बीच अच्छा लगता है। तो आज जब ये मुद्दा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जी छात्रों से मिलने के लिए बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? वो बाहर जी निकलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब वो भोजन करते होंगे रात्रि में, तो क्या उनको इस बात का इल्म नहीं होता होगा, ख्याल नहीं आता होगा कि उनके नाम पे कहाँ कितने बच्चे भूख भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जी खा नहीं रहे हैं? उनके माँ बापों का क्या हाल होगा? सोनम बागपुर जैसे देश के धरोहर भूख हड़ताल पे है, क्या वो भी भूख हड़ताल पे है? तो कम जी से कम खाते वक्त तो उनको याद करते होंगे। तो मुझे लगता है इसी में एक कि ये जी नैतिकता है। नैतिकता के जी आधार पे भी धर्मेंद्र प्रधान जी को आगे आना चाहिए था। सरकार को आगे आनी चाहिए थी, सरकार के नुमाइंदों को आनी चाहिए थी और जी बातचीत करनी चाहिए थी इस मुद्दे के ऊपर। एक अंतिम प्रश्न है सर मेरा। जैसे ही सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सोनम वांगचुक दिल्ली पुलिस ट्रेंड होने लगा। लेकिन उसी बीच सर मेरा ध्यान जाता है कि एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, या ये बात स्टेब्लिश की जा रही है कि सोनम वांगचुक और जो ये सीजेपी का पूरा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है, या अभी तक जो चला, वो विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित है। सोनम वांगचुक के ऊपर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है
कि ये चाइना के द्वारा प्रायोजित है या स्पॉन्सर्ड है, इन बातों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक देश की धरोहर, जैसा आपने कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देश की अमानत के ऊपर इस तरह के हमले, क्या सरकार के खिलाफ बोलना, अब ये बात साफ हो गई है कि आप देश विरोधी हैं अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो। देखिए राकेश जी, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जब जी। भी सरकार के दो चीजें हमने देखी है। एक तो जी। जब चुनाव आता है तो सांप्रदायिकता खुल के होने लगती है, हिंदू मुस्लिम जी। होने लगते हैं, जातिवाद तो होता ही रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये धर्मवाद आजकल बहुत ज्यादा होने लगते हैं। जहां जी। मुद्दा ना भी हो, धर्म का मुद्दा ना भी हो, वहां भी धर्म के मुद्दे बनाए जाते हैं। पोलराइजेशन धर्म के नाम पे कराने का प्रयास होता है। ठीक उसी जी। प्रकार जब सरकार के किसी कामों से देश के जाने माने लोग असहमति जताते हैं, लोगों का, युवा हो या पढ़े लिखे तबके हो, जब सरकार के किसी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ये हथकंडे अपनाए जाते हैं कि इसके पीछे विदेशी ताकत है। वो कौन सी हम्म। विदेशी ताकत है? आज तक किसी के भी मामले में सरकार, आईबी सरकार के पास है, रॉ सरकार के हम्म। पास है। यदि कोई विदेशी ताकत है तो उसको जनता के बीच सरकार को लाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जी। पकड़ना चाहिए। लेकिन केवल कह देने से कि चाइना इसके पीछे है, पाकिस्तान इसके पीछे है, तो ये तो दुर्भाग्य है कि आप एक आंदोलन को कुचलने का ही प्रयास नहीं करते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, बल्कि उस जी। व्यक्ति की छवि भी खराब करने का प्रयास करते हैं जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है और देश के लिए जी। बहुत कुछ कर रहा है। ऐसे में जो अन्य लोग हैं देश के, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम कुछ करने के लिए आगे आएंगे तो अंतोगत्वा क्या होगा, ट्रॉल आर्मी आएगी, फिर मुझे पाकिस्तान समर्थक कहा जाएगा, चाइना समर्थक कहा जाएगा, पीछे से जी। फंडिंग हो रही है ये कहा जाएगा, हम्म। फिर सांप्रदायिकता में मुझे धकेला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोग जो सरकार के आलोचक हैं, पूरा हिंदुस्तान में हम्म। लाखों लोग हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते बाहर। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि किसी एजेंसी के पास यह ठोस प्रमाण है गवर्नमेंट की कि किसी आंदोलन को चीन या किसी अन्य विदेशी शक्ति से वित्तीय या अन्य प्रकार का सहायता मिला है, तो सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ने रोक थोड़ी हम्म। रखा है। लेकिन केवल सोशल मीडिया के आधार पर किसी व्यक्ति को देशद्रोही या विदेशी एजेंट घोषित करना उचित नहीं है। क्यों? और इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अच्छे लोग, आप भी आगे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देश के हित में कुछ करना चाहेंगे, हम्म। आपको जो ट्रोल आर्मी आगे आएगी वो इस तरह से बदनाम कर देगा कि कल को आपको स्थिति होगी कि फांसी लगाना पड़ जाएगा खुद को। सही बात है तो सर। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और सोनम वांगचुक कोई रातों रात सामने आए व्यक्ति नहीं है। वो देश जी। दशकों तक शिक्षा, पर्यावरण जी। और लद्दाख के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। उनके जी। विचारों से सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन किसी भी जी। गंभीर आरोप का आधार प्रमाण होना चाहिए। और मुझे लगता है जहां तक सरकार की आलोचना का सवाल है, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई शक नहीं है। हम्म। सरकार की आलोचना और देश का विरोध, ये दोनों एक ही बात नहीं है। सरकार जी। की आलोचना करना और देश का विरोध करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग लेकिन बात आप है, बिल्कुल सही बात। आलोचना को देश विरोधी घोषित करने का जो प्रयास हम्म। करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोई हिंसा भड़काता है, अलगाववाद फैलाता है या विदेशी शक्तियों के साथ गैर कानूनी कामों में शामिल है, तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जी। इस तरह से बदनाम कर रहे हैं तो ये भी मेरे ख्याल से लोकतंत्र और देश के हित में नहीं है। जी। और रजनीश सर, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगा कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब सरकारें अपने विरोध करने वालों से संवाद करें और उनके समस्याओं के समाधान तक पहुंचे। लोकतंत्र में दमन का कोई स्थान नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए कार्यक्रम और नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। रजनीश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।